हेलो एवरीवन, मैं ममताज गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 18 सितंबर 2016 को। और हमने इसके कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक मिल जाएगी और आप इसके 2-3 पार्ट जो मैंने पहले करा दिए उन्हें भी देख सकते हैं। और उससे पहले मैंने 2022 का, 2021 का, 2019 का कई सारे पेपर कराए, 2023 का, उन सबको भी देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने कराई हैं। और एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में कराया है क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपका कौन सी एनसीईआरटी से आया है। तो आप मेरे को काफी टाइम से अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप जान ही चुके होंगे कि हर क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में से थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद थ्योरी को समझेंगे और उसके बाद आप जो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट है उससे आप एमसीक्यू देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था, हम आज स्टार्ट करेंगे 63 से। क्वेश्चन नंबर 63, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें ऐतिहासिक वर्णन पर विचार करना है कि वो किस तरह का होना चाहिए। तो उससे पहले हमें किस चीज पर विचार करना चाहिए। पहला है लोकप्रिय घटनाओं का उजागर करना, दूसरा है मूल्यपरक निर्णय लेना, तीसरा है प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना और चौथा है कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यत खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत सेकंड पृष्ठ 28। मतलब इस पृष्ठ पे ये चीज दी हुई है। क्या दिया हुआ है, चीन के तांग राजवंश। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आया। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अब अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है ना, तो आपने देखा होगा कि हर चैप्टर के पीछे एक कॉलम दिया होता है ना। और उसमें उस चैप्टर में जो चीज डिटेल में दी हुई है उसी से रिलेटेड, हिस्ट्री की बात कर रही हूं मैं केवल, उसी से रिलेटेड वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एक छोटा सा कॉलम दिया हुआ है। अलग अलग राज्य, अलग अलग देशों में जिस समय भारत में इस तरह की घटनाएं चल रही थी उस समय अलग देशों में किस तरह की घटनाएं चल रही थी उसी से रिलेटेड एक कॉलम दिया हुआ है हर पार्ट के लास्ट में। ठीक है, ये ओल्ड एनसीईआरटी में है। न्यू एनसीईआरटी में से ये सारे कॉलम काट दिए गए हैं, न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पेपर 2016 का है, तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आया है। न्यू एनसीईआरटी से है अब, यानी कि जो कॉलम अब काट दिए गए हैं न्यू एनसीईआरटी में से, तो उसमें ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि पेज नंबर 28 पे ये चीज हमें देखने को क्यों नहीं मिल रही। तो उसमें जो चैप्टर में पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया था, चोल काल। जब हमारे यहाँ चोल साम्राज्य चल रहा था उस समय चीन में इस तरह की तांग राजवंश चल रहा था। ठीक है, तो इन दोनों राजवंशों की एक तरह से तुलना कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि भारत में चोल साम्राज्य चल रहा था। इस तरह से हमने पूरे चैप्टर में ये पढ़ा। और चीन का जो तांग राजवंश था वो इस तरह से शासन कर रहा था। ठीक है, तो इसके बारे में विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। पहला है विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, दूसरा है विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, तीसरा है विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना और चौथा है विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 64 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। और देखिए, आपको ये वाला क्वेश्चन आंसर सही लग रहा होगा कि विश्व इतिहास से परिचित कराना, तो ये मकसद नहीं था एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का मकसद था कि कुछ रोचक चीज बता दी जाए बच्चों को ऐसे ही। जबकि वर्ल्ड हिस्ट्री तो हमारी 9th-10th में आती है, तो बच्चा का जो आईक्यू लेवल होता है वो वर्ल्ड हिस्ट्री समझ ही नहीं पाएगा, इतना छोटा बच्चा। ठीक है, पहले अपने देश के बारे में ही पढ़ेगा ना, शासन व्यवस्था, उसके बाद ही उसको वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आएगी।
तो ये वाला ऑप्शन सही है। देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि आप न्यू एनसीईआरटी से पढ़े या ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़े, तो आप न्यू एनसीईआरटी से पढ़िए। मैं पूरा जांच के परख के सारे मॉडल पेपर्स देख के तब मैंने आपको न्यू एनसीईआरटी से पढ़ाना स्टार्ट किया है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, जैसे मार्केट में ओल्ड एनसीईआरटी ही मिल रही है, आज तक भी ओल्ड एनसीईआरटी मिल रही है, मैंने भी जो परचेज की है अभी हाल फिलहाल में, पिछले साल जितनी भी बुक परचेज की थी वो ओल्ड एनसीईआरटी ही है। लेकिन आप एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि एग्जाम में न्यू एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि जिन चैप्टरों को एनसीईआरटी ने काट दिया है, एनसीईआरटी में से जिन चैप्टरों को काट दिया गया है उन चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं। तो आप पढ़ के क्या करोगे, ठीक है, आपका टाइम खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, और मैंने एक एक चैप्टर आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराया है और ओल्ड एनसीईआरटी का नहीं कराया है। अगर मुझे कुछ लगा है कि हाँ ये कुछ इंपोर्टेंट था, एक दो लाइन या एक दो पैरा, तो मैंने वो आपको शॉर्ट में बता दिया है वहीं पर कि ये वाला चैप्टर काटा है, इस वाले चैप्टर में ये वाली चीज इंपोर्टेंट थी। क्वेश्चन नंबर 65 आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रह का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। मतलब आप क्या करेंगे उस कंडीशन में जब आपके विद्यार्थी पूर्वाग्रह का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप जाने कि पूर्वाग्रह क्या होता है, कि अपनी पहले से ये सोच बना लेना किसी भी व्यक्ति को जाने समझे बिना कि वो व्यक्ति इस तरह का है। यानी कि किसी भी क्लास में, अगर हम क्लास की बात कर रहे हैं तो मैं क्लास में ही आपको उदाहरण देके बताती हूँ कि कुछ बच्चों ने ये अवधारणा बना रखी है कि इस समुदाय के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, या ये इस समुदाय से आते हैं, ये पिछड़े हुए हैं, या ये गरीब है। ठीक है, इस तरह की पूर्वाग्रह उन्होंने बना रखी है अपने मन में, उनको बच्चों को जाने बिना, और आपस में वो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरह से आप पक्षपात भी मान सकते हैं, लेकिन पूर्वाग्रह का जो सही सटीक अर्थ है उसका मतलब यह है कि पहले से ही किसी को जाने या परखे बिना आप धारणा बना लें कि वो व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, या गरीब है, अमीर है, मतलब कुछ भी अवधारणा बना ले उसके बारे में, वो पूर्वाग्रह होती है। पूर्वाग्रह नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। कई बार आप क्या सोचते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये अच्छे परिवार के बच्चे हैं तो ये इंटेलिजेंट है, ये हमसे होशियार है, इस तरह की अवधारणा भी कई बार बच्चे बना लेते हैं। तो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप टीचर हैं, आप देख रहे हैं कि आपकी कक्षा में इस तरह का व्यवहार कुछ बच्चे कुछ बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया इसमें क्या होगी। पहला है, देखो ये आपका एनसीईआरटी से ही आया है और ये आपका पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से आया है। पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी 6th क्लास की है और उसमें चैप्टर नंबर पहला या दूसरा ही है। ठीक है, तो ऑप्शन है पहला, इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा। देखो ये तो बिल्कुल गलत है, बच्चे गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत चीजों को कर रहे हैं, दूसरे बच्चों को गलत फील करा रहे हैं, उनको लो फील करा रहे हैं, तो आपको तो बोलना चाहिए, आप एक टीचर है। दूसरा है, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। तीसरा है, विद्यार्थियों को दंडित करूंगा। तो उससे कुछ नहीं होगा, आप एक दिन उनको मार देंगे, पीट देंगे, उनको सजा दे देंगे, तो वो स्कूल से बाहर करेंगे उन बच्चों के साथ बदतमीजी या इस तरह से व्यवहार। ठीक है, स्कूल में नहीं करेंगे तो जहां उनको मौका मिलेगा वहां करेंगे। चौथा है, पढ़ाए जा रहे अध्याय में पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो इससे भी कुछ नहीं होगा, आप पढ़ाना बंद कर देंगे। कुछ शरारती बच्चे होते हैं, उनको बहाना मिल जाएगा कि ठीक है हम इस तरह से बदतमीजी करेंगे तो सर हमें पढ़ाएंगे नहीं, तो हमारी छुट्टी हो जाएगी और हमारे मजे आ जाएंगे। तो ये भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा करना है कि सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, जब आप पास्ट की चीजों के ऊपर उनको बताएंगे कि इस तरह से चीजें हैं, तो उनको समझ में आएगी कि हाँ ये जो पूर्वाग्रह हमने बना रखा है ये गलत बना रखा है, इस तरह से पक्षपात करना किसी के साथ गलत है। ठीक है, हमें इस तरह से हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं। कई बार लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं लड़के, कि आप बोर्ड साफ करो या इस तरह से चीजें करो। तो ये क्या है, एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं बच्चे आपस में भी। तो हमें उस तरह की पूर्वाग्रह को बच्चों के अंदर से खत्म करना है चर्चा परिचर्चा के द्वारा। ठीक है, हाँ, आप जो भी उनके मन में आ रहा है आप उनके हर सवाल का सटीक जवाब दीजिए कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो। कल को कोई आपके साथ करेगा, आपको कैसा लगेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति शीर्ष पे अमीर नहीं होता। ठीक है, जिस समुदाय को आप गरीब समझ रहे हैं, कोई दूसरा समुदाय आपको गरीब समझेगा, फिर वो समुदाय उसको गरीब समझेगा, है ना। या फिर इंटेलिजेंसी का ही देख लीजिए, आप अपनी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है, अगर आप बाहर किसी अच्छे स्कूल में जाएंगे तो आप अपने आप को वहां पर लो फील करेंगे। तो आप जिसको लो फील करा रहे हैं फिर दूसरे आपको लो फील कराएंगे, तो आपको कैसा लगेगा। ये चीज अगर हम इस तरह से बच्चों को समझाएंगे तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66।
सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए और बी सी में सबसे उपयुक्त उपाय को चुनिए। ठीक है, हमें क्या पढ़ाना है, सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन पढ़ाना है। ठीक है, राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ाना है। तो हमें इनमें से कौन सा जो चीजें हैं वो हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, यानी कि ये शिक्षण सहायक सामग्री है, ये आपने पढ़ा होगा बीएड में। पहला है व्यक्ति अध्ययन, दूसरा है परिभाषाएं और तीसरा है दृश्य सामग्रियां। तो 66 का जो आपको सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों, कि हमें ये तीनों कहीं ना कहीं पढ़ानी पड़ेंगी। अब देखिए, आप कहेंगे कि हमें परिभाषा क्यों हटानी है। देखो, परिभाषा बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम क्या पढ़ा रहे हैं, राजनीति पढ़ा रहे हैं। राजनीति जैसे लोकतंत्र है, राजतंत्र है, इनकी एक स्पेशल आपको परिभाषा देखने को मिलेगी। ठीक है, और आप उस परिभाषा के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। जैसे संसद है, आपको परिभाषा देनी पड़ेगी, संसद क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, इन सब की क्या है सटीक परिभाषा है। इस पर आप व्याख्यान नहीं बता सकते हैं, बच्चे को समझा सकते हैं, पहले आपको परिभाषा उनको समझानी ही पड़ेगी। ठीक है, राजनीति विज्ञान हो या भूगोल हो, लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन हल्के में लेने वाला कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ तक कि ड्राइंग भी नहीं है। अगर आप पूरे मन से आप अपना 100% देते हो किसी भी सब्जेक्ट को, तो कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं होता, चाहे वो हिंदी क्यों ना हो। डिपेंड करता है कि आप उस सब्जेक्ट को कितना सीरियस ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। पाठन प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। पठन यानी कि आप पढ़ के जो प्रश्नों को समझ रहे हैं उनका सबसे ज्यादा उपयोग क्या है। पहला है सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। ठीक है, हमें कैसे सक्षम बनाना है विद्यार्थियों को, कि जो उन्होंने सीखा है तो वो उसको समझें और अपने शब्दों में उसको प्रयोग करें, है ना। तो यही इसका सटीक आंसर है, ये बिल्कुल सही है आंसर। बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। देखो, हमारा मेन मोटिव क्या होता है पढ़ाने का, हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं, है ना। ज्यादातर स्कूलों में क्या करते हैं कि हमने पढ़ा दिया, जो हमने पढ़ाया डिक्टो आप वैसे ही लिखो, या क्वेश्चन जो बुक में आंसर जिस हिसाब से दे रखा है बिल्कुल डिक्टो वैसे ही लिखो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को पढ़ा देना चाहिए, उसके बाद बच्चे अपने मन से लिखेंगे उनको क्या समझ में आया। ठीक है, उससे क्या होगा, ये पता चलेगा कि बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो किस हिसाब से डेवलप हो रहा है। और मेन उद्देश्य पढ़ाने का मानसिक स्तर को डेवलप करना ही होता है ना। चोल काल में क्या हुआ, उसके प्रशासन कैसा था, वो आप बच्चे के पूरे जीवन में कहीं काम नहीं आएगा। इससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि बच्चे का मानसिक स्तर किस तरह से बढ़ रहा है। आप पढ़े लिखे व्यक्तियों को देखें और अनपढ़ व्यक्तियों को देखें, थोड़ा थोड़ा उनमें आपको व्यवहार में चेंज मिलेगा, चीजों को करने के तरीका में चेंज मिलेगा। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप 10 चीजों को पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा चीजों को पढ़ रहे हैं और ज्यादा, तो आपके जो माइंड है, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, आपके काम करने का तरीका बदल जाता है। तो यही चीज हमें करनी होती है बच्चों से भी, कि हम बता देंगे कोई भी चीज के बारे में और फिर बच्चे अपने शब्दों में उसको व्यक्त करेंगे कि बच्चों को उससे रिलेटेड कौन सी चीज समझ में आई और कौन सी चीज नहीं। जैसा हमने लोकतंत्र पढ़ा दिया, हम कहेंगे बच्चों से कि परिभाषा भी लिखना और उसके नीचे व्याख्या भी लिखना कि लोकतंत्र क्या होता है, तो सब अपने अपने शब्दों में लिखेंगे, उनको क्या समझ में आया उस हिसाब से। तो टीचर को पता चलेगा कि बच्चे किस चीज को कितना समझ पा रहे हैं। अगर सारे ही बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको दोबारा पढ़ाया जाएगा, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको खड़ा करके बता दिया जाएगा कि भाई आपने ये आंसर ऐसे गलत लिखा है, सही आंसर आपको ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, ये आपने गलत समझा है या आपने गलत सुना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। यानी कि सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें हमें देखना है। देखो, अभी जो मैंने इसमें उदाहरण दिया कि सिखाने का, कि हमें किस तरह से सिखाना है, क्या प्रोसेस होना चाहिए। मूल्यांकन, जो सतत मूल्यांकन है वो इसी पर आधारित है। सतत मूल्यांकन क्या है कि जैसे हम लोग जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, हमारे टाइम में क्या होता था, एक हाफ ईयरली परीक्षा होती थी, ठीक है, और एक एनुअल परीक्षा होती थी, सालाना परीक्षा होती थी। इन दोनों में से किसी एक परीक्षा में पास हो तो आप पास हो, या आपको दोनों में पास हो जाओ तो ज्यादा अच्छी बात है, पर आपको एक में पास जरूर होना है, चाहे हाफ ईयरली में चाहे एनुअल में। ठीक है, तो इस तरह से परीक्षा होती थी। आजकल वो पद्धति खत्म कर दी गई है। आजकल क्या है कि आपके हर महीने के टेस्ट होते हैं, ठीक है,
पीटी टेस्ट के नाम से होते हैं किसी स्कूल में, किसी नाम से होते हैं, या मंथली टेस्ट होते हैं। तो हर मंथ बच्चे को ये चेक किया जाएगा कि जितना उसको इस महीने सिखाया है उसने किस स्तर तक सीखा है, और नहीं सीखा है तो क्यों नहीं सीखा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो पूरी साल का चल रहा है, ठीक है। बच्चे की एक्टिविटी भी चेक करी जा रही है। देखो, सतत मूल्यांकन पूरी तरह से जो फॉलो करते हैं वो प्राइवेट स्कूल करते हैं। सरकारी स्कूलों में कुछ हद तक फॉलो किया जाता है और कई बार नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां टीचरों की कमी है। चीजें बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो नहीं की जा सकती जब तक पूरे टीचर नहीं होंगे। तो टीचरों की कमी है, इसलिए वो मेन चीज पढ़ा देते हैं, छुट्टी। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में आपको ये सतत मूल्यांकन देखने को मिलेगा। कैसे कि वहां पर हर महीने प्रॉपर टेस्ट होते हैं और बच्चे का देखा जाता है कि इस महीने बच्चों ने कितना सीखा, बच्चे डांस में किस तरह से चीजें कर रहे हैं, डिबेट किस तरह से कर रहे हैं, हर एक्टिविटी, उनकी ड्राइंग एक्टिविटी, उनकी डांस एक्टिविटी, हर चीज में बच्चे को का मूल्यांकन किया जाता है हर महीने कि बच्चे कितना सीख रहे हैं। और जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं उनके साथ क्या समस्या, उनका फिर निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। निदानात्मक किया जाता है और उसके बाद उन्हें उपचारात्मक दिया जाता है, ठीक है। उपचारात्मक आपने कई बार पढ़ा होगा। पहले हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट में जो भी उनकी कमी आएंगी उनको हम निदान के अंतर्गत रखेंगे कि ये कमियां हैं, अब इनका निदान होना है, ठीक है। और उसके बाद हम उपचार करेंगे, यानी कि उन कमियों को ठीक करके बताएंगे। जैसे आपके भी क्लास टेस्ट होते होंगे पहले, तो क्या होता है, जैसे मैथ में कुछ क्वेश्चन आए, मैथ का आपने टेस्ट दिया, मैथ में कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो मैम आपको टिक करके रखेंगे ये क्वेश्चन इस बच्चे ने गलत लिखे हैं। फिर आपको बुला के वो बता देंगे कि भाई बेटा इसका आंसर ये था, इस तरह से आपको करना था, आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किया, ये स्टेप फॉलो नहीं किया, या आपका गुणा गलत था, भाग गलत था, जोड़ गलत था, ये सारी चीजें वो आपको बताएंगी। तो ये क्या आ गया, ये आपके उपचारात्मक के अंतर्गत आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि समग्र और सतत मूल्यांकन क्या होता है। अब देखिए कौन सा उद्देश्य उनका उपयुक्त उदाहरण है। पहला है विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यय स्मरण का परीक्षण करना, यानी कि बच्चों ने कितना सीखा है। प्रत्यय स्मरण माने उनकी स्मृति में, उनके दिमाग में कितनी चीजें गई हैं, का परीक्षण करना। दूसरा है विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की तुलना कर उनकी रैंक का निर्धारण करना, ठीक है। बच्चों को नीचा दिखाना या रैंक निर्धारण करना ये उद्देश्य नहीं होता है परीक्षा का कभी भी। परीक्षा का उद्देश्य होता है बच्चे को ये बताना कि आप कितनी चीजें सीख पा रहे हो और कितनी चीजें नहीं सीख पा रहे हो, और जो चीजें नहीं सीख पा रहे हो वो किस कारण से नहीं सीख पा रहे हो। बच्चों जो पेरेंट्स मीटिंग होती है उसमें यही डिस्कशन होता है कि बच्चा आपका कहाँ कमजोर है और आपको किस तरह से इन कमियों को सुधारना है, ठीक है। कुछ टीचर बताते हैं, कुछ पेरेंट्स बताते हैं, तो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके। फोर्थ है विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना, ठीक है। ये भी नहीं उद्देश्य होता है। तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, कि बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा आंसर करें, ठीक है, ताकि हम ये जान सके कि बच्चों ने जो हमने पढ़ाया वो कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। क्वेश्चन नंबर 69, इतिहास आपके, देखो ये आपके लिए आपका है और थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इतिहास आपके लिए सहायक होगा। पहला है ए, वर्तमान का कैसा विकास हुआ यह समझने में। देखो हमें हमारे अतीत क्यों पढ़ाया गया है 6 में, 7th में, 8th में, यही तो बताया गया है कि हमारा विकास किस तरह से हुआ था। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल क्या है, ये हमारा अतीत है ना। तो अतीत की घटना हमें क्यों बताई जाती है कि हमें पता चले कि हम जो वर्तमान में हम एक्चुअल में है उसका विकास किस तरह से हुआ है। बी है हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने में। देखो जो प्राचीन भारत पढ़ाया जाता है बच्चों को इसलिए ही तो पढ़ाया जाता है कि किस तरह से समाज था पहले, ठीक है, किस तरह से विश्व था, किस तरह से भौतिक चीजें थी। सी है अतीत की वर्तमान से तुलना करने के लिए, ठीक है। और हमने बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो कहां से लिए हैं, अतीत से ही लिए हैं, यानी कि इतिहास से उठाए। अब आजकल जो हमारे यहाँ पंचायती राज चल रहा है वो कहां से चल रहा है, पहले चोल काल में चलता था ये पंचायती राज, हमने वहीं से तो लिया है कि जैसे चोल काल में पंचायती राज चलता था, गांव का प्रशासन होता था, वहीं से हमने ये उठाया और हम इसको कहाँ फॉलो कर रहे हैं, वर्तमान में। तो अतीत की वर्तमान से तुलना करना। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना यानी कि प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, प्राथमिक स्रोतों पर आधारित, है ना। इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है, आप इसको अच्छे से देख लेना कि प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत कौन सा आता है, द्वितीय स्रोतों के अंतर्गत कौन सा आता है, तृतीय स्रोत के अंतर्गत कौन सा आता है। मेनली जो पूछे जाते हैं प्राथमिक स्रोत या द्वितीय स्रोत पूछे जाते हैं। तृतीय स्रोत वाला मैंने क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा, लेकिन हर
पेपर में, प्रीवियस पेपर में प्राथमिक स्रोत या द्वितीय स्रोत से संबंधित क्वेश्चन देख रही हूँ। पहला है आपका मौखिक इतिहास, दूसरा है सामाजिक पत्रों का पूरा लेखाकार, तीसरा है उपन्यास और चौथा है आत्मकथाएं। देखो प्राथमिक स्रोत है, प्राथमिक स्रोत आप कहां से लेंगे, किस संदर्भ में लेना है, भारत के विभाजन के संदर्भ में लेना है, किस तरह से भारत का विभाजन हुआ था, उसके लिए हमें स्रोत लेना है। तो सबसे पहले ये जो खबर है ये हमको कहां से मिली होगी, जो भारत के विभाजन से संबंधित है, ये हमें मिली होगी समाचार पत्रों से। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। कुछ मौखिक घटनाएं इनसे मिली होगी और कुछ आत्मकथाएं हमें उनसे मिली होगी। लेकिन हमें क्या देखना है आंसर, हमें आंसर देखना है कि प्राथमिक स्रोत नहीं है। ये तो मैंने बताया ये तीनों क्या है, प्राथमिक स्रोत है। मौखिक घटनाएं, मौखिक चीजें चली आ रही है, आपके दादा परदादा बता रहे हैं किस तरह से आपका भारत का विभाजन हुआ, आपके पापा बता रहे हैं किस तरह से, और आप समाचार पत्र भी देख सकते हैं, ये हर लाइब्रेरी में मिलते हैं, जो शहर की बड़ी लाइब्रेरी होती है। आत्मकथाएं भी में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उपन्यास से इसका संबंध नहीं है, प्राथमिक स्रोत नहीं है, क्योंकि उपन्यास जो लिख रहा है उसने जहां से स्रोत इकट्ठे करे हैं वो द्वितीय स्रोत माने जाएंगे। उपन्यास कैसा, उपन्यास या किताब क्या, कौन सा स्रोत माना जाता है, द्वितीय स्रोत माना जाता है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना प्लीज मत भूलना, लाइक प्लीज कर दिया करो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको पता रहे कि मैं कौन सी वीडियो कब डाल रही हूँ। वैसे फिक्स टाइम है, सुबह के 9 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ आपकी सीटेट की, तो आप वहां से जाकर सुबह 9 बजे मेरा चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, चैनल का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, एनसीईआरटी मंत्र सूक्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।